अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा है वायरसेस और उनकी खसूसियात के बारे में। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में से है और 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में से। 9th क्लास में इस टॉपिक का नाम इस तरह से है, स्टेटस ऑफ वायरसेस। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर में आता है फर्स्ट ईयर में, तो आइए देखते हैं 9th क्लास में इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखते हैं और इसमें कुछ चंद एक नई चीजें भी शामिल की गई हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि वायरसेस क्या होते हैं। Viruses, actually these are infectious particles. ऐसे स्मॉल पार्टिकल हैं जो डिजीजेस काज करते हैं। That are composed of nucleic acid and proteins. न्यूक्लिक एसिड दो तरह का इनमें पाया जाता है, या तो इनमें डीएनए होगा या फिर आरएनए। दोनों ही एट ए टाइम इनमें एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे बाकी जानदारों के अंदर ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस में ऐसा नहीं होता। वायरसेस में एक वक्त में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर वायरसेस, तो आप ये लिखें और चांद एक इसमें एग्जांपल लिख दें। एग्जांपल हम आज के इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वायरसेस की खसूसियत क्या है। वायरसेस दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, यानी कि वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, ये तो 100% बात है, लेकिन इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इनके इतने छोटे हैं। तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास दो ही सोर्सेस हैं। या तो इनके लिए बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोटीन है, उन प्रोटीन का टेस्ट किया जा सकता है, या फिर इनके अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लिक एसिड है उनका टेस्ट किया जा सकता है। इससे हमें इनकी प्रेजेंस का अंदाजा हो सकता है। या फिर इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका पहला करैक्टर ये हुआ कि ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि इनको हम ना तो नेकेड आई से देख सकते हैं और ना ही किसी लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसको ऑब्जर्व करने या देखने के लिए हमारे पास दो ही सोर्सेज हैं। द फर्स्ट वन दैट इज बायोकेमिकल टेस्ट एंड द सेकंड वन दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेकंड करैक्टर, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड करैक्टर, रेंज ऑफ साइज। वायरसेस की वायरसेस का जो साइज है वो 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक। ठीक हो गया। 250 नैनोमीटर पॉक्स वायरस का साइज है और 20 नैनोमीटर पार्वो वायरस का। तो ये वायरसेस की रेंज है। तो आपको ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वायरसेस की रेंज क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायरसेस का साइज कितना होता है, सॉरी जो स्मॉलेस्ट वायरस है उसका साइज कितना है। तो आप ये बताएंगे उसका साइज 20 नैनोमीटर है। ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, तो आप कहेंगे पार्वो वायरस। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो वायरसेस का ये भी करैक्टर है कि ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। अब देखें, बैक्टीरिया इतने छोटे हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस उनसे कहीं छोटे हैं, इनको हम कैसे देख सकते हैं। तो वायरसेस का जो साइज है वो बैक्टीरिया सा बहुत छोटा होता है। ये तकरीबन 10 to 1000 टाइम स्मॉलर है किससे, देन बैक्टीरिया। यही वजह है कि बेशुमार ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बड़ी आसानी से चले जाते हैं। और इवन ये कि वो बैक्टीरिया को नुकसान भी पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है इन वायरसेस की वजह से। द नेक्स्ट लेटर दैट इज फिल्टरेबल। फिल्टरेबल मींस वायरसेस कैन पास थ्रू दोज फिल्टर्स फ्रॉम व्हिच बैक्टीरिया कैन नॉट। यानी कि ये ऐसे वायरसेस हैं, वायरसेस एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो फिल्टर में से गुजर जाते हैं। मतलब बहुत फाइन फिल्टर हो, बहुत अच्छा फिल्टर हो, जैसे पोर्सिलन फिल्टर्स हैं, उनमें से भी ये गुजर जाते हैं। वायरसेस इतने छोटे होते हैं। वायरसेस को हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते। इनके वायरसेस दे आर अनएबल टू कल्चर और ग्रो इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम क्या है? यानी कि ऐसा मीडियम जो हम जानवरों की ग्रोथ के लिए खुद से बनाएं। मतलब उसमें हम सर्टन ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस डालते हैं जो जानवरों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसे उसमें हार्मोन्स डाल दें,
कोई उसमें विटामिन डाल देते हैं, हम उसमें कुछ ग्रोथ रेगुलेटर डालते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट्स, कोई एगर वगैरह इस तरह का मटेरियल डालते हैं, और इससे हम एक इन सब्सटेंसेस को मिला के हम एक मीडियम बनाते हैं जिसको हम ग्रोथ मीडियम कहते हैं। तो ज्यादातर जो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम होता है वो बैक्टीरिया वगैरह को कल्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, वायरसेस को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, इनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में क्यों ग्रो नहीं करवाया जा सकता? इनके पास एक्चुअली बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। बायोसिंथेटिक मशीनरी से बना दिया है कि इनमें वो एंजाइम नहीं होते जो एक्चुअली एनाबोलिज्म में हेल्प करते हैं। इनके सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस को लेकर वो अपनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस नहीं बना सकते, यानी कि इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये क्या करें कि अपना डीएनए बना ले, अपनी प्रोटीन तैयार कर लें। इस वजह से ये सारा काम अपने होस्ट के सेल से ही करवाते हैं। तो इस वजह से ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते। और इनका कैरेक्टर ये भी है कि दे ओनली रिप्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस से मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन, यहाँ पे जो मीनिंग लिखा है ना, रिप्रोड्यूस जो वर्ड लिखा है, इसके यहाँ पे मीनिंग एसेक्स या सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपनी ये तादाद को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में बढ़ाते हैं, या वहां पे बढ़ाएंगे जहां पे इनको लिविंग कंटेंट्स मिल जाए, तो वहां पे ये अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। ये बॉडी से बाहर नहीं मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। इनको कहते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई वायरसेस आर कॉल्ड एज ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो आप ये कहेंगे कि इनको ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट इस वजह से कहते हैं, पहली बात तो ये कि ये सेल के अंदर ग्रो करते हैं, इस वजह से इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। दूसरा, ओब्लिगेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, इस वजह से ओब्लिगेट का नाम मतलब दिया गया है इनको। ओब्लिगेट का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है जो बहुत फर्माबरदार हो, ठीक हो गया, ताबे फरमा हो, उसको कहते हैं ओब्लिगेट। ठीक है जी, ओब्लिगेशन से है ये, यानी कि जैसे किसी पे कोई चीज फर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे ओब्लिगेट का मतलब कैसा ये पार्टिकल है, ऐसा एक आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और वहां पे ही अपनी तादाद को आगे बढ़ाता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, क्योंकि ये सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेगा। The next point, that is, they take control on biosynthetic machinery of the host, यानी कि जिस होस्ट के ऊपर ये अटैक करेंगे उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी, उस सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी ये अपने कंट्रोल में ले लेंगे। मतलब उसके बायोसिंथेटिक मशीनरी से क्या मुराद है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये बायोसिंथेटिक मशीनरी एक्चुअली उसके एंजाइम्स हैं। उनके एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए उनके एंजाइम को ये एंगेज कर लेंगे अपने पर्पस के लिए, अपनी वहां पे प्रोटीन बनाएंगे, अपना वो डीएनए है तो उससे डीएनए बनाएंगे, आरएनए तो उससे आरएनए बनाएंगे। तो इस तरह से ये होस्ट के सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में लेते हैं और अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट ये तैयार करते हैं। अच्छा, वायरसेस को असेलुलर पार्टिकल कहते हैं। ये पॉइंट 9th क्लास में लिखा है, ये भी इसका कैरेक्टर है कि वायरसेस को कहते हैं असेलुलर पार्टिकल। असेलुलर पार्टिकल, इसको असेलुलर पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसा एक इन्फेक्शियस एजेंट है, पार्टिकल है, जिसके अंदर सेल नहीं है। जैसे आप देखते हैं बैक्टीरिया का एक सेल है, उसके इर्द गिर्द एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं जिससे एक सेल बनता है। तो इसके अंदर वो कोई ऐसी खसूसियत नहीं है जो सेल से मतलब मुतल्का हो, कि बाउंड्री हो सेल की, कोई सेल वाल हो, ऐसा इसमें कोई कैरेक्टर नहीं पाया जाता, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं, असेलुलर पार्टिकल। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई वायरसेस आर कॉल्ड एज असेलुलर पार्टिकल, तो आप ये कहेंगे बिकॉज दे डोंट हैव एनी बाउंड्री लाइक सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एंड दे डोंट कंटेन साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो बेसिक कंटेंट्स होते हैं ना सेल के, वो इसमें नहीं है।
मतलब बेसिक कंटेंट सेल के 3 होने चाहिए, जिसमें ये 3 बेसिक कंटेंट्स होंगे ना, उसको आप सेल कह सकते हैं। नंबर 1 उसमें सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, नंबर 2 उसमें साइटोप्लाज्म होना चाहिए, नंबर 3 उसमें न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए या न्यूक्लियस होना चाहिए। जिनमें ये 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं उसको आप सेल कह सकते हैं। तो लेकिन इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर पाया जाता है, वो कौन सा है? वो न्यूक्लिक एसिड है। इसमें बाकी 2 कैरेक्टर नहीं है, इस वजह से इसको हम असेलुलर पार्टिकल कहते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर that is not included in 6 kingdoms। आपकी बुक में 5 kingdoms का जिक्र किया गया है, लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किंगडम एक्चुअली 6 होती हैं, और वो 6 किंगडम को मैंने 1 में 1 डिस्कस भी किया था। तो वायरसेस को क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार नहीं किए जाते, इस वजह से इनको किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया, इनका एक अलग ही ग्रुप बनाया गया है। वायरसेस को बॉर्डर लाइन में रखा जाता है बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, क्योंकि सम टाइम ये लिविंग के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं, सम टाइम ये नॉन लिविंग के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं। इस वजह से ये इन बिटवीन ही है। मतलब जब ये किसी जानदार की बॉडी में पाए जा रहे हैं, जब ये किसी सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, तो वहां पे ये लिविंग के तौर पे बिहेव करते हैं। लिविंग का एक कैरेक्टर ये है कि वो अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकता है। तो क्योंकि ये जानदारों की बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इस वजह से इनको लिविंग कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होते हैं, सेल से बाहर होते हैं, तो ये नॉन लिविंग पार्टिकल के तौर पर बिहेव करते हैं। इस वजह से इनको कहते हैं कि ये दोनों के इन बिटवीन है, बॉर्डर लाइन पे है। वायरसेस का कैरेक्टर ये भी है कि ये अपने होस्ट के अंदर डिजीजेस काज करता है। यानी कि वायरसेस से बेशुमार डिजीज होती हैं, जहां कहीं भी ये होगा या तो सेल को डैमेज करता जाएगा या किसी होस्ट के अंदर ये डिजीज काज करेगा। मसलन अगर ये बैक्टीरिया के अंदर है तो बैक्टीरिया को डैमेज कर देगा, इवन ये कि बैक्टीरिया का सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और अगर किसी ये हायर एनिमल या प्लांट में है तो डेफिनेटली उसके अंदर भी डिजीज काज करेगा। जैसे ह्यूमन के अंदर बेशुमार वायरसेस डिजीज होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस और भी बेशुमार ऐसे डिजीज हैं जो वायरस से होती हैं। अच्छा, वायरस का एक कैरेक्टर ये भी है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटी मीन अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ या लिविंग्स। ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस जो इन्फेक्शियस एजेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया। लेकिन वायरसेस ऐसे एजेंट्स हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। असल में जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, आपसे ये क्वेश्चन रेज किया जा सकता है कि वायरसेस के ऊपर एंटीबायोटिक का इफेक्ट क्यों नहीं होता। असल में याद रखिएगा स्टूडेंट्स के एंटीबायोटिक्स किसी भी सेल के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म पे जाके अटैक करती हैं, तो या तो उस सेल की प्लाज्मा को ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसकी या तो उसमें पाए जाने वाले एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जो सेल है वो काम करना छोड़ देता है। एक सेल है, उसके एंजाइम ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उसके सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सम टाइम ऐसे भी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर जाकर अटैक करती हैं, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जब सेल की बाउंड्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो डेफिनेटली सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वायरसेस के अंदर ऐसी कोई चीज है नहीं, ना उसमें एंजाइम है, ना उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना उसमें सेल वॉल है, तो लिहाजा एंटीबायोटिक एक्ट कहां पे जाए करेंगी? उनके डीएनए और प्रोटीन के ऊपर तो अटैक नहीं कर सकती, ना ही एंटीबायोटिक का इन चीजों के ऊपर कोई इफेक्ट होता है। इस वजह से वायरसेस को समझा जाता है कि ये समझा जाता नहीं बल्कि ये एग्जिस्ट करते हैं ऐसे कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। मतलब चाहे एंटीबायोटिक नैरो रेंज है, चाहे ये ब्रॉड रेंज है, यानी कि चाहे ये इसके मतलब वो हैं जिनके लेस टॉक्सिक है या वो हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, फिर भी वायरसेस के ऊपर वो कोई असर नहीं रखती। नेक्स्ट क्राइटेरिया जी वायरसेस की शेप। वायरसेस की शेप वेरिएबल है, यानी कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो रॉड शेप होते हैं, यानी कि लॉन्ग होते हैं। तो वायरसेस अपनी शेप के लिहाज से डिफरेंट काइंड्स के हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ वायरसेस हेलिकल हैं और कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो आइसोमेट्रिक हैं,
जो हेलिकल होंगे उनकी रॉड शेप टेल हो सकती है, या वो वैसे भी रॉड शेप हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। और जो दूसरे हैं जैसे मैंने कहा है कि ये आप इसको मेंशन कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स में कि वर्सेस दे मे बी हेलिकल और क्यूबिकल। क्यूबिकल में आप इसको लिख सकते हैं आइसोमेट्रिक, और हेलिकल को लिख सकते हैं आप रॉड शेप या रॉड लाइक। अब ये जो आइसोमेट्रिक है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप इनकी पाई जाती है वो आइकोसाहेड्रल है। आइकोसाहेड्रल वो वर्सेस होते हैं जिनमें अप टू 20 ट्राइंगुलर फेसेट्स होते हैं, मतलब इनकी 20 ट्राइंगुलर इनकी शेप्स होती हैं, इस वजह से इनको आइकोसाहेड्रल का नाम दिया जाता है। तो ये वायरसेस डिफरेंट टाइप्स के, जैसे बैक्टीरियोफेज हैं, और रॉड शेप वायरसेस में आप कह सकते हैं जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा, लास्ट इसका एक पॉइंट रह गया है जिसको हम कहते हैं हम जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल भी एक आप कह सकते हैं कि वायरस करेक्टर है। तो जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट टाइप का होता है ना वायरसेस में। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल the viruses may be RNA viruses or they may be DNA viruses. RNA viruses में जितने भी viruses हैं उनमें nearly about सिंगल स्ट्रैंड ही पाया जाता है, तो इनको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA viruses। कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें RNA के 2 सेगमेंट पाए जाते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर एक जैसा होता है, उसको इस वजह से उनको भी सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस ही कहा जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस में, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसी तरह से आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की जो ओरिजिन है या इसकी ये जो एग्जिस्टेंस है ये बहुत पुराना है, मतलब ये आज से नहीं है या अभी से ये अपेयर नहीं हुआ, ये बहुत पुराना वायरस है। ये अभी इस डिजीज ये बहुत ज्यादा फैली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ही मतलब नया निकला है, पहले ये नहीं था। ये बहुत पुराना वायरस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये करता रहा है पहले भी, इसका एग्जिस्टेंस मतलब आज से नहीं है, बहुत पुराना है। अच्छा, दूसरा ऐसे वायरसेस भी हैं जो आरएनए वायरसेस हैं लेकिन उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन आरएनए के 2 सेगमेंट पाए जाते हैं, जैसे एचआईवी। डीएनए वायरसेस 2 तरह के हैं, दे मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड। ये 2 तरह के वायरसेस हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस और डबल स्ट्रैंडेड। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इनमें, क्योंकि ये 2 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं क्लियरली तौर पर, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। यानी कि कोई वायरसेस ऐसे हैं जिसमें 1 स्ट्रैंड पाया जाता है, कोई ऐसे भी हैं जिसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड में हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप है सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस का जिसको कहते हैं मोनो डीएनए वायरिया। मोनो डीएनए वायरिया, इसमें एग्जांपल दी जा सकती है जैसे लियोबी वायरसेस या वायरी, लियोबी वायरी। ये एक बहुत बड़ी मतलब कह लें क्लास है वायरसेस की जिसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस भी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस में कुछ सारे नहीं, कुछ आप कह सकते हैं फेजेस भी हैं, जैसे कोलियोफेज, चंद एक ऐसे बैक्टीरियोफेज भी हैं, चंद एक
जिनमें सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है। तमाम बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, कुछ डबल स्ट्रैंडेड भी हैं। तो ये इस तरह से वायरसेस की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या इसको आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये 3 तरह के पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं विद रेफरेंस टू वायरसेस। एक वर्ड हम यूज करते हैं वायरसेस के लिए, वायरियन। वायरियन कहते हैं एक मैच्योर वायरस को जो कि इन्फेक्शन काज कर सकता है, उसको कहते हैं वायरियन। और इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें प्रोटीन होती है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें पाई जा रही होती हैं एट अ टाइम। इसको कहते हैं वायरियन। एक टर्म इस्तेमाल की जाती है प्रायॉन्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है। इन्फेक्शन प्रोटीन्स को कहते हैं ऐसे प्रोटीन जो किसी दूसरे के लिए, किसी जानवर के लिए नुकसानदेह साबित हो, या मतलब टॉक्सिक के तौर पर करे, या उसमें कोई डिजीज काज करते, ऐसी प्रोटीन को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं प्रायॉन्स, या ये आप कह सकते हैं ये वायरल प्रोटीन्स हैं जो वायरस के तौर पर ऐड कर रही हैं। और तीसरी कैटेगरी है वायरॉइड्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ऐसा आरएनए है जो एक वायरस के तौर पर ऐड करता है, जिसको कहते हैं वायरॉइड्स। ये 3 लेदर टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, बहुत ध्यान से सुने इसको। और जैसे मैं कहता हूं कि बेटे आप लोग इसको शेयर भी लाजमी करें ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके आपके जरिए से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।